तो जिस बात की आशंका थी और जिस बात की एक प्रबल संभावना सी मुझे लग रही थी, वो बात आखिर हो गई है। पर इतनी जल्दी ऐसा कुछ होगा, सामने आएगा, ये मैंने पर्सनली तो नहीं सोचा था। जी हाँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बात है उस एक नई पॉलिटिकल पार्टी की जिसका नाम है एकम सनातन भारत पार्टी, ESBP। ये एक नई पॉलिटिकल पार्टी है जो कि शायद पिछले 23 मार्च को ही रजिस्टर्ड हुई है, और उसने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है कि हम एक सनातन हिंदुओं की एकमात्र पार्टी हैं जो कि 2024 में हिंदुस्तान के हर एक लोकसभा में अपने कैंडिडेट्स उतारेगी बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि इस पार्टी का ये मानना है कि बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, एक जो हिंदू राष्ट्र और एक जो हिंदू कम्युनिटी की बात लेकर शुरू से चली थी, वो उससे भटक गई है। सत्ता में आने के लिए तो उसने ये 90 साल से ये शोर मचा रखा था, और उसने एक हिंदू राष्ट्र और पता नहीं क्या क्या हिंदू हित की बातें करी थी। लेकिन शुरू के 5-6 साल तो ठीक चली, अब जो है उसमें कुछ ना कुछ शिफ्ट आ रहा है। और अब वो भी धीरे धीरे उसी तरह से एक मास मध्यम मार्गी कांग्रेस या केजरीवाल या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी तरह ही होती जा रही है। कोई ख़ास अंतर नहीं है बीजेपी और नॉन बीजेपी पार्टीज़ में। तो जो एक हिंदू एकमात्र कम्युनिटी है जो कि सिर्फ एक ही जगह शायद उनके हिसाब से जो बची है इंडिया में, उसके हितों की बात करने वाली एकमात्र बीजेपी जो होती थी या संघ परिवार होता था, अब वो भी अपने मार्ग से हट रहे हैं। इसलिए एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की सख्त ज़रूरत थी। इस बात को साफ साफ कह रहे हैं, और वो अल्टरनेटिव, वो विकल्प हिंदुओं के लिए एक हिंदू पार्टी का विकल्प हम दे रहे हैं। इस संघ की बात करने वाली और सीधे इलेक्शन में कूदने वाली या चुनाव लड़ने वाली पार्टी जो कि सिर्फ हिंदुओं की बात करे, वो बीजेपी के बाद पहली बार कोई संगठन या कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने आई है। यहाँ तो सीधा पॉलिटिकल पार्टी आ गई जो कि चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर रही है। और इसके जो मुखिया हैं, जो इसके हेड हैं, वो हैं श्री अंकुर शर्मा जी, जो कि एक एडवोकेट हैं जम्मू के, और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में या वहाँ के सोशल वर्क में वो काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। अभी तक इनके बारे में यही जाना गया। हालांकि जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि ये बहुत बड़ा नाम है। और आप सोच सकते हैं कि इस तरह तो बहुत छोटी छोटी पार्टियां आती जाती रहती हैं, पता नहीं क्या हिंदू सेना, कौन कौन अलग अलग संगठन है, लेकिन किससे कौन पूछता है। लेकिन शायद आपने ध्यान दिया होगा कि इस नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। संगठन तो बहुत सारे हैं हिंदू संगठन, लेकिन हिंदुओं के नाम पे या सनातन धर्म के नाम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी बीजेपी के अलावा। बीजेपी भी इसकी बात इनडायरेक्टली करने लगी थी कुछ दिनों, अभी पिछले कुछ दिनों में। लेकिन ये सीधा सीधा डायरेक्ट कह रही है कि सारे सनातनियों का वोट हमें ही मिलना चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी संघ परिवार है वो अब उस रास्ते पे नहीं है। इसके लिए उन्होंने शुरू में अभी के लिए 7 पॉइंट एक सब सिद्धांत नाम के साथ उन्होंने अपने विचार या प्रिंसिपल सामने रखे हैं, जो कि आप उनके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पे भी उनके कुछ वीडियोस हैं। तो उसमें उन्होंने पांच कुछ बातें कही है कि संविधान में संशोधन संशोधन करके हम माइनॉरिटी क्या परिभाषा है, उसकी जो डेफिनेशन है उसे बदलेंगे, जिसमें अगर किसी कम्युनिटी की जनसंख्या 5% से अधिक है तो उससे हम माइनॉरिटी नहीं मानेंगे। दूसरा जो प्रमुख बात है वो ये है कि जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाने की जगह जम्मू को हम एक स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाएंगे, और कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वो रहेगी। उसके अलावा काऊ स्लॉटर को हत्या पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। वक्फ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को हटाया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें हैं। तो और इसका जो एक सोशल मीडिया इफ़ेक्ट है वो काफ़ी है। ये ऐसी नहीं बात कि कहीं से कोई ये मैं सुन लिया मैंने कहीं और ये इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ। अगर आप सोशल मीडिया पे इस बात को सर्च करेंगे, भले अभी सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि किसी बात का जवाब नहीं देते, आपने देखा होगा लोग लाख उनके बारे में कुछ कहते हैं बीजेपी के बारे में, लेकिन मोदी जी कभी पलट के वार नहीं करते। लेकिन अब कर्नाटक की किसी रैली में उन्होंने रिसेंट में ये कह दिया था कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, ये कोई ट्विटर या सोशल मीडिया या यूट्यूब पे बनी हुई पार्टी नहीं है। यानी कि उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस कर लिया, यानी कि इस बात में कहीं उन्हें ख़तरा नज़र आ रहा है। और जो बीजेपी की आईटी सेल है वो भी हाइपर एक्टिव हो गई है। कई सारे उनके ट्वीट्स आने लगे हैं इस छोटी सी पार्टी के खिलाफ। ये पार्टी तो अभी बनी भी नहीं है ढंग से, इसकी रजिस्ट्रेशन शायद हुई है या उसी प्रोसेस प्रक्रिया अभी चल रही है। और मैंने कुछ यूट्यूब में देखा था, कुछ यूट्यूब बड़े मीडिया यूट्यूब चैनल हैं जो कि उनकी लाइव कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने कई सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए, जिसमें कि भाई आप देश चलाएं कैसे, ओवरऑल कंट्री चलाना बहुत बड़ी बात है। ये 6-7 पॉइंट तो आपके ठीक है।
तो अलग-अलग विषयों पे उनकी अपनी राय थी, लेकिन अब उन्होंने एक बात और साफ कही कि देखिए कंट्री चलाना बहुत बड़ी बात है। हमने एक विकल्प दिया है, हम अभी इस पे काम कर रहे हैं। आगे 24 अप्रैल को उनकी फिर कोई मीटिंग है जिसमें और ब्रॉडली जो है वो अपने पार्टी का गाइडलाइन सामने रखे हैं कि ओवरऑल एजेंडा क्या है पूरे देश को लेकर, चलेगा कैसे इंडिया अगर वो पावर में आते हैं तो। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम ये भी उम्मीद नहीं करते कि रातों रात हम कोई सरकार बना लेंगे, लेकिन हाँ हमने एक विकल्प दिया है हिंदू समाज को, जो कि बीजेपी जो अकेली थी उसे लगता था कि मेरा कोई विकल्प नहीं है हिंदुओं के लिए, वो विकल्प हम देने को तैयार है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज तक बीजेपी के अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये बात खुलेआम नहीं कही है, और इस बात को कह के ये नई पार्टी जो है आज के माहौल में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुकी है। आज का माहौल इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो संघ परिवार आरएसएस बीजेपी की जो पुरानी एक हार्ड लाइन जो जिसके लिए लोग जाने जाते हैं, उस धर्रे से उस लाइन से थोड़ी सी ये इन्होंने शिफ्ट किया अपने आप को, थोड़ा सा स्पेस बना दिया है वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का राइट विंग होता है दाहिने साइड में। यानी कि पिछले साल जून 2022 से जब से ये नूपुर शर्मा वाला जो केस हुआ था सरतन से जुदा, उसके बाद जो है अचानक से आपने देखा होगा बीजेपी की जो पहली एक हार्ड लाइन स्टांस होती थी, कहीं भी झुकना नहीं, पीछे नहीं हटना, वहाँ ये लोग पीछे हटे और माफ़ी मांगी, नूपुर शर्मा को सस्पेंड किया, छुपा लिया। ये कुछ लोग कहते हैं डर गए, दब गए। ये पहली बार देखने को मिला। फिर इनके सुर भी बदल गए कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद न ढूंढें, या ये एक आरएसएस की वो बीच बचाव वाली बात आ गई। फिर पसमानदा आउटरीच, ये आप लोग देख रहे होंगे, अलग अलग ढंग से जो है पसमानदा कम्युनिटी को एक उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। फिर पाकिस्तान की तरफ भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट रुख देखने को मिला है। कभी आपने देखा होगा आरएसएस के कोई बहुत बड़े लीडर कह रहे थे कि ये पाकिस्तान को 10-20 लाख टन गेहूँ भेज देना चाहिए क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं। तो इन सब बातों से जो एक कोर हिंदू वोट बैंक है बीजेपी का, जिसे हम कट्टर हिंदू कहते हैं, या जो कि फंडामेंटली इनका वोट बैंक शुरू से रहा है पिछले 80-90 साल से, उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त नाराज़गी अंदर ही अंदर जो है ये 10 महीने से पिछले जून से चली आ रही थी। ये जो वोट बैंक है ये विश्वास नहीं कर पा रहा था क्या कि ये वही आरएसएस, वही बीजेपी, वही बजरंग दल है जो कि पहले हुआ करती थी, अचानक से इसे क्या हो गया। तो एक ये कन्फ्यूजन थी, ये गुस्सा था, और इस माहौल में उम्मीद लग रही थी कि ये कोई ना कोई आ जाएगा इस जगह पे, क्योंकि बीजेपी शायद वो हो सकता है संघ परिवार की ये चिंतन रही हो कि अब दूसरा आरएसएस, दूसरा बीजेपी कहाँ बनेगा इतनी जल्दी, 100 साल में, 90 साल में तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अब ये 9-10 महीने में ही कोई आके सामने से बोल रहा है और कह रहा है कि हमने पार्टी रजिस्टर करा ली, और हम खुलेआम कहते हैं कि ये सनातनियों की, हिंदुओं की पार्टी है और सारे वोट आप हम ही को दें। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी जल्दी हो जाएगा ये उम्मीद नहीं थी, पर होगा ज़रूर। वो जगह खाली नहीं रह सकती, वो जगह खाली नहीं रह सकती, ये तो लग रहा था, पर इतनी जल्दी कोई आ जाएगा यूँ, ये थोड़ी सी आश्चर्य वाली बात है। और इसमें अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे काफ़ी इनके एक वो रिस्पॉन्स जो कहते हैं, अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, इतनी जल्दी इस चीज़ को जितना रिस्पॉन्स जो मैंने देखा है, जो मेरी असेसमेंट है, जो आकलन है, वो बीजेपी के लिए ख़तरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि अभी 1 साल पूरा बाकी है। और इस समय जो नाराज़ वर्ग है, जो कोर हिंदू है, और ख़ासकर बीजेपी है कुछ और स्टैंड, जो कश्मीर में कुछ टारगेटेड किलिंग हुई हिंदुओं की, उसको बीजेपी ने कहा कि इसे धर्म से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। यानी कि वो एक तरह से डिनायल मोड में चली गई बीजेपी। जो भी हिंदू जेनोसाइड, नरसंहार हुए, हिंदुओं की हत्या हुई, उसे मानने को तैयार नहीं है कि ये कुछ इस ढंग की ये हत्या है या नरसंहार है, एथनिक क्लिनजिंग है। उसे कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है या सिंपल पॉलिटिक्स है, आप लोग ज़्यादा इसे ध्यान मत दें। ये चीज़ हज़म नहीं हो रही थी, जो कि एक कोर हिंदू वोट बैंक था, जो कि ऑल्टरनेटिव नहीं था। इसलिए वोट जो एक समाज का वर्ग है वो भी चुपचाप बैठा हुआ था। और अब जैसे ही एक ऑल्टरनेटिव मिला है, एक पार्टी रजिस्टर होकर सामने आ गई है, इलेक्शन लड़ने की भी बात कर रही है, तो अगर आप उसका रिस्पांस देखेंगे उस वीडियो के नीचे, जो लाइव चैट के नीचे रिस्पांस, उसी से आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ जाने वाला मामला। और नरेंद्र मोदी ऐसा लीडर, उसने अगर नोटिस कर लिया, उन्होंने कह दिया है कि भाई बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, भरोसा है कि हमको ट्विटर और सोशल मीडिया बनी हुई पार्टी नहीं है, यानी उन्हें भी खतरे का एहसास हो गया, तो मतलब बात कुछ गंभीर तो ज़रूर है। अभी हुई नहीं है, मगर आगे कहाँ तक ये जा सकती है ये शायद मोदी जी ने समझ लिया है। और जो बीजेपी की आईटी सेल है, वो जिस ढंग से इस छोटी सी पार्टी का, इसका तो अभी कोई 1000 गुना से भी ज़्यादा छोटी होगी, लाख गुना से भी छोटी होगी बीजेपी के मुकाबले, लेकिन आई बीजेपी की आईटी सेल अगर इसके खिलाफ बोलने लगी, मोदी जी ने डायरेक्टली कह दिया, तो मतलब उन्होंने इस खतरे को भांप लिया है कि ये
अब जो है हमारे बराबरी में एक ऑल्टरनेटिव आ गया। अब तक तो बीजेपी को सामने से चैलेंज आ रहा था ऑपोजिशन पार्टी का, कांग्रेस या जो बाकी क्षेत्रीय दल आमने सामने लड़ रहे थे, और उसमें कोई मोदी जी का बीजेपी के सामने मुद्दा काम नहीं कर रहा था पिछले 8-9 साल से। लेकिन अब जिस बात को लेके ये पार्टी सामने आ रही है, ये खतरा हो सकता है, क्योंकि पसमानदा वोट कितना आएगा नहीं आएगा ये बीजेपी को, ये हम लोग नहीं जानते, कह नहीं सकते। लेकिन जो इनका कोर वोट बैंक है, इसमें 5-6% भी अगर खिसकता है तो फिर 2024 में चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जो कि अब तक लग रहा था कि 2024 तो आया ही आया, 2029 का कोई सोचे। तो भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और कैसे इसे टैकल करेंगे ये लोग वही जानते हैं, और उसमें बड़े बड़े थिंकर होंगे जो कि अपने काम पे इस समय लग चुके होंगे। लेकिन ये एक बहुत ही रोचक बात है, शायद हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है, जो पिछले 90-100 साल में, जो कि एक आरएसएस संघ परिवार बना था, जो कि एक हिंदू संगठन के बारे में जाना जाता था, उसके बाद कोई उस ढंग का संगठन बना हो और कह रहा हो कि ये जो पहले वाले थे इन्होंने अपना रास्ता छोड़ दिया, अब हम इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, ये कहने वाली पहली पार्टी है। तो अभी हालांकि 1 महीना से भी अभी बिल्कुल शुरुआती मामला है, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन एक आसमान में नया छोटा सितारा तो आ ही गया है। एक पॉलिटिकल जो स्पेस है उसमें एक नई बात हुई है, जो कि आज तक नहीं हुई थी, कम से कम हिंदुस्तान में। आगे होता क्या है ये फिर बहुत जल्दी पता लगेगा। 24 अप्रैल के बाद मालूम पड़ेगा कि ये इस पार्टी को कितना रिस्पॉन्स मिलता है, बढ़ती है या यूं ही ख़त्म हो जाती है। अब हो सके देखिए, अब लोग ये भी कहते हैं क्या गारंटी है कि ये जो शर्मांको शर्मा है, या ये भी जो है वोट लेने के लिए, पावर में आने के लिए कह रहे हैं, और आने के बाद जो है ये भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि बीजेपी या कांग्रेस है। बात सही है, लेकिन हो सकता है कि अभी ये उतना वोट पाए ना पाए, लेकिन खेल खराब कर सकते हैं बीजेपी का। जहाँ क्लोज मार्जिन वाली कॉन्टेस्ट होगी वहाँ सीटें हार जाएगी बीजेपी, और सत्ता का समीकरण बदल सकता है 2024 में। हालांकि ये बहुत जल्दीबाजी होगी अभी ऐसा कहना। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो पे कम से कम मैं आग्रह करता हूँ अपने दर्शकों से, अपने कमेंट ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपका क्या सोचना है कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इस ईएसबीपी का, एकम सनातन भारत पार्टी का। आप इसके बारे में पढ़िए, सोशल मीडिया में देखिए, उसके बाद मेरे वीडियो पे कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि एक चर्चा आगे बढ़े और मुझे भी समझ में आए इसके आगे कि ये मामला किधर जा रहा है, पब्लिक का मत किधर है। तो अब मेरे वीडियो को पसंद, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।